स्वागत है आपका ओनली पीसीएस में। आज हम सेशन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। इसके पहले हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि इंसान जो है पैलियोलिथिक एज में जब 2 लाख साल पुरानी हमने बात की थी तो हमने कहा था बड़े बड़े पत्थरों के हथियार बनाए जाते हैं। धीरे धीरे वो खाना पकाना भी सीखने वाले हैं, मीट जो मांस होता है उसको कैसे पकाना है वो सीखने वाले हैं, बड़े बड़े जानवरों का, उड़ती चिड़ियों का शिकार करना सीखने वाले हैं। और ऐसे डेवलपमेंट होते होते हमने आपसे बात करी थी पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और फिर उसके बाद आयरन एज। हमने बताया था कि आयरन एज और वैदिक एरा जो है वो दोनों पैरेलली चलने वाले हैं। इसके साथ में हमने जो मोनोलिथ्स या मेगालिथ्स हुआ करते थे साउथ के, उसकी भी चर्चा आपसे कर ली थी। इसके बाद जो सेशन होने वाला है उसमें हम वैदिक एरा के बारे में बात करेंगे या फिर हम इसके साथ में आयरन एज की बात करेंगे। अब हम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं ये आप ये समझिए चैल्कोलिथिक एज जो है, कॉपर की एज जो है। चैल्को का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रीक शब्द है चैल्को जिसका मतलब कॉपर होता है, लिथिक का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। तो अब हम बात करने वाले हैं चैल्कोलिथिक एज में हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसका जो टाइम है, टाइम फ्रेम देख लीजिए 2500 से 1750, ये इसका टाइम फ्रेम है। इस समय पर ये कहानी आपकी चलने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ हम बैकग्राउंड में क्या क्या देखने वाले हैं, हम इजिप्ट की भी बात करेंगे, हम मिस्र के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे अलग अलग सिविलाइजेशंस का। मेसोपोटामिया के बारे में भी बात करेंगे। तो अब मेसो क्या है, याद करिए हमने जब मीसोलिथिक की बात की थी तब उससे आपको समझ में आया होगा कि मीसो का मतलब होता है मिडिल, तो मीसो हो गया मिडिल और पोटामिया का अर्थ होता है नदियां। तो दो नदियों के बीच में जो सिविलाइजेशन बनी उसका नाम रखा गया था मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया जो है वो दो नदियां थी, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, उसके बीच में आज के समय में जो इराक है उसके समय का वो मेसोपोटामिया कहलाता था। तो मेसोपोटामिया आपको याद रखना है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, इसका मायना क्या है ये याद रखना है, और मिस्र जो है उसके बारे में भी अपने दिमाग में पीछे चलते रहने चाहिए सारी बातें, ताकि ये कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएं। और इसके साथ में हमारी जो समझ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग थी, कैसे कुछ ज्यादा अच्छाइयां थी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, कुछ कमियां थी, या फिर क्या फर्क था दोनों में। हम इजिप्ट की बात करेंगे। आपने इजिप्ट में सुना है कि जो फेरो हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनके लिए बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे जिनको हम पिरामिड्स के तौर पे जानते हैं। हालांकि आज भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मकबरों का उपयोग क्या होता था। यहां उलट आप देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आपको यही पता नहीं चलेगा कि राजा हुआ करते हैं या नहीं, इनकी सोसाइटी को गवर्न कैसे करा जाता था। कोई कहता है कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स गवर्न करते थे, कोई कहता है कि प्रीस्ट गवर्न करा करते थे। तो थियोक्रेसी थी या फिर मर्चेंट्स इसको चलाया करते थे, ये सारी चीजें हमें नहीं पता। कहा जाता था कि एक रिपब्लिक सिस्टम था, जैसा कि बाद में हम महाजनपद की बात करेंगे तब देखेंगे कि कुछ जगह पर आपको वज्जी वगैरह में महाजनपद देखने मिलने वाले। तो उस तरीके का सिस्टम था। इसके ऊपर काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन और स्टडीज चलती रहती है। हम स्क्रिप्ट की भी बात करेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी और स्क्रिप्ट को अभी तक समझा क्यों नहीं गया है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। राइटिंग स्टाइल के ऊपर चर्चा होगी, काफी विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1921 में यह जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है दयाराम साहनी के द्वारा एक्सकवेट करी जाती है पहली बार। अब इसके पीछे एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है, जरा सा आप तवज्जो दे 2 मिनट के लिए। कहानी ऐसी है कि रेलवे लाइन डाला शुरू हो गई थी। आप अगर चाहें तो आप अपने दिमाग में रिमाइंड करें अपने आप को कि पहला जो रेलवे लाइन है वो कहां से कहां तक गया था। लॉर्ड डलहौजी जब वाइसरॉय थे उसी समय की बात है, सॉरी जब गवर्नर जनरल थे उसी समय की बात है कि जो रेलवे लाइन है वो डालना शुरू कर दिया था। यह बात है आपकी 1853 के आसपास की। तो रेलवे लाइन 1921 में भी रेलवे लाइन डाली जा रही है, और उस इलाके में जो पाकिस्तान सिंध वाला इलाका है वहां पर जब रेलवे लाइन डाली जाती थी तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की ईंटें लाई जा रही थी मजदूरों के द्वारा। ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बढ़िया ईंटें ला कहां से रहे हो तुम। लोगों ने तो अपने घर भी बनाए थे इन ईंटों से। किसी को यह नहीं पता था कि आखिर ये एक पुरानी सभ्यता की नींव है जिससे आप अपने घर या जिससे आप पटरियों के नीचे जो फाउंडेशन है वो डाल रहे हो। तो 1921 में दयाराम साहनी जो है वो एक्सकेवेट करते हैं हड़प्पन साइट को। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। जॉन मार्शल आते हैं जो पहले स्कॉलर थे जो कि इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता शब्द का उपयोग करते हैं, जॉन मार्शल। टाइमलाइन की बात करी जाती है और टाइमलाइन कैसे स्पष्ट करी जाए कि आखिर 2500 से 1750 इतना सटीक समय कैसे बताया गया। तो उसके लिए टेक्निक यूज करी गई कार्बन डेटिंग। जो कार्बन 14 जो कार्बन का आइसोटोप होता है, जैसे कार्बन का जो, हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे एटॉमिक नंबर वगैरह के, लेकिन जनरली 12 होता है, और जो कार्बन 14 आइसोटोप होता है कार्बन का, उसका यूज करके कार्बन डेटिंग करी जाती है। और ये कार्बन डेटिंग करने के बाद ही पता चला कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ये पूरी कहानी चल रही थी। इसके बाद हम बात करें जो सिविलाइजेशन है,
ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को या चैल्कोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती है, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। जो मैंने आपसे कहा था कि जो चैल्कोलिथिक एज है उसके पैरेलली ही हड़प्पन सिविलाइजेशन चलने वाली है। और जब हम बात करेंगे आपसे आयरन एज की, तो आयरन एज जो है वो पैरेलल चलने वाली है आपके वैदिक एरा के। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में ये सिंधु सभ्यता बसी हुई थी, तो हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो जो है ये एक्सिस थे, या फिर एक तरीके से देखें तो ये जो ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन है ये इन्हीं जगहों पर ज्यादा बसावट थी और यहीं पर आपको बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जैसे कि सतुघई, मुंडीगक, इस तरीके की जगहें भी मिली हैं आपको अफगानिस्तान में। और कैपिटल सिटीज के तौर पे या फिर बड़ी सिटीज के तौर पे, जैसे आज आप समझते हैं कि भारत में अगर इकोनॉमिक कैपिटल की बात करी जाए तो आप बॉम्बे पहुंच जाते हैं या फिर मुंबई पहुंच जाते हैं, और अगर आपसे पॉलिटिकल कैपिटल की बात करी जाती है तो आप दिल्ली आ जाते हैं। इसी तरीके से हड़प्पा और मोहनजोदारो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की महत्वपूर्ण कैपिटल सिटीज थी। ये अवशेष हैं और यहां से ये जितना बचा है वो मेहरबानी है जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन सबकी, नहीं तो ये इतना भी नहीं बचता। लोगों ने इन ईंटों से अपने घर बना लिए होते। जो क्वालिटी है इन ईंटों की इतनी अच्छी थी कि लोगों ने बड़े आराम से अपने घर बना लिए होते। यहां पर आप देख सकते हैं, साइट को बड़े ध्यान से देखें। ये जो ऊपर और नीचे दिया है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये जो एलिवेटेड पोर्शन है, इस तरफ देखें, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला जो एरिया है, इसके बीच में जो फर्क है इसके बारे में हम बात करेंगे। ऊंचाई पे कौन रहता था, नीचे कौन रहता था, कौन सा रिहायशी इलाका है। और ये जो है ये मोहनजोदारो का सीन है, और मोहनजोदारो में आप देखेंगे ये जो है ये बड़ा सा कुंड है नहाने के लिए। अब इसमें बात ये भी करी जाएगी कि आखिर कुंड का क्या काम होता था। क्या उस समय इस तरीके के कोई रिचुअल्स थे, क्या उस समय इस तरीके की चीजें, ट्रेडिशंस होते थे जिसमें कुंड का उपयोग होता हो, या कोई पूजा अर्चना इस तरीके की होती जिसमें कुंड के स्नान की एक इंपॉर्टेंट जगह हो। ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये डिक्लाइन होता है जब इंडस सिविलाइजेशन, जबकि ये पिक्चर है डिक्लाइन होता है जब, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि पहले ये अपनी चरम पे पहुंचता कैसे है और चरम पे पहुंचने में इसमें क्या क्वालिटीज होती है। और अगर वो क्वालिटीज होती हैं, इसी को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, इसके बाद जो स्थिति है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो धीरे धीरे डिटेरियरेट हो रही है। धीरे धीरे जो चरम सीमा पे जो अपने अर्श पर पहुंची थी ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता, अब वो नीचे आ रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एस्पेक्ट्स है जो आपको विजुअल मेमोरी में बहुत हेल्प करेंगे। आप अगर स्पष्ट रूप से उसको देख के अपने दिमाग में उतार लेंगे तो आपको सवालों के जवाब ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ में अगर हम बात करें तो यहां पर व्यापार भी होता था, और व्यापार के लिए आपको जरूरत है बंदरगाहों की, पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स के लिए प्रॉपर पोर्ट सिटी थी। जैसे आज आप देखते हैं गुजरात की बात करें, बॉम्बे की बात करें, तो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज है। तमिलनाडु में आप देखेंगे टूटिकरेन भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है। उसके अलावा आप आंध्र प्रदेश में जब हम बात करते हैं कभी आपसे मिडिवल की, तो मसूलीपट्टनम एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरफ आप आएंगे तो कैलिकट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको मुजरिस के नाम से भी जाना जाता है। भरूच जो है गुजरात में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से जो आज इंपॉर्टेंट है या फिर मिडिवल टाइम्स में इंपॉर्टेंट थी, उस तरीके से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल देखेंगे, सुत गेंडोर देखेंगे, अलादीनो देखेंगे, बालकोट और कुंटासी देखेंगे। ये सारी जगहें जो थी ये पोर्ट सिटीज के तौर पे देखी जाती थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सपेंशन की बात करें या फिर कितना एरिया था, तो एक ट्रायंगुलर शेप में हुआ करते थे। अगर आप देखें तो जो तीन सिविलाइजेशन है, तीन सभ्यताएं हैं जिसकी हमने बात की आपसे, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन, इनके कंपैरिजन में हड़प्पन सबसे बड़ा था। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान के भी बहुत सारे इलाके को जोड़कर ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी हुई थी। नॉर्थ मोस्ट अगर पॉइंट की बात करें तो वो था मंदा या मंडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो था दामाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो था सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर में पड़ता है। इसके साथ में एक और एस्पेक्ट जो आपको याद रखना है, जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय आर्कियोलॉजी का कौन फादर है, या फिर हु इज द फाउंडर, या फिर किसने नींव रखी थी भारत में आर्कियोलॉजी की। तो वो आदमी का नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये डायरेक्टर जनरल होते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक है मोहनजोदारो और दूसरी लार्जेस्ट इंडियन साइट की अगर आप बात करें, क्योंकि मोहनजोदारो जो है वो पाकिस्तान में है। अगर इंडियन साइट की बात होगी तो वो आपकी राखी गढ़ी आएगी। तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मोहनजोदारो जो है वो लार्जेस्ट आईबीसी साइट है, लेकिन राखी गढ़ी जो है वो लार्जेस्ट इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। अब इसके आगे हम अपनी चर्चा को बढ़ाएं तो जरा सा हम समझते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको किन कालखंडों में बांटा गया है। इनको तीन अलग अलग सेक्शंस में बांटने की बात करी जाती है। यहां पर आप देखेंगे तीन सेक्शंस है इसके। पहले आप देखिए तो अर्ली हड़प्पन फेस है। अर्ली हड़प्पन फेस मतलब धीरे धीरे जो सोसाइटी है वो डेवलप हो रही है। 3300 से 2600 बिफोर कॉमन एरा,
मतलब ईसा के जन्म से पहले ये पूरी कहानी चल रही है। मैं बार बार आपको टाइमलाइन से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके मन में बैठ जाए अच्छे तरीके से। ये जो जीरो है इसको इमेजिन करिए कि यहां पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो हो रहा है वो जीरो है, और इसके आप देखें राइट साइड जो होने वाला है, यहां पर आपको कॉमन एरा देखने मिलता है, या फिर इसी को आप एनो डोमिनी के तौर पे जानते हैं। और इस तरफ जो होने वाला है वो होने वाला है बीसीई, या फिर बिफोर कॉमन एरा, या फिर सामान्य भाषा में आप कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो ये चीजें आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखनी है। और हम बात कर रहे हैं 3300, मतलब जीरो से आपको पीछे जाना है 3300, और 3300 फिर धीरे धीरे कम होता आएगा, और ये 900 साल कम कर देंगे जब आप, तो आप 2600 पे पहुंच जाएंगे। यहां अर्ली हड़प्पन फेज है। उसके बाद हड़प्पन सभ्यता जो है वो मैच्योर होती है, और 2600 से 1900 तक ये लगभग 700 साल मैच्योरिटी के फेज में चलने वाली है। और उसके बाद आप देखने वाले हैं कि लेटर हड़प्पन पीरियड में डिक्लाइन होगा। और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, ये आपका 700 साल इस तरीके से चलने वाले हैं। मैच्योरिटी के अलावा आप देखें तो 900 साल में ये अपने ग्रोथ पे आते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे 600 साल में डिक्लाइन कर जाते हैं। तो ये पूरा आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं हड़प्पन फेजेस का, कि अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर और फिर लेट, किस तरीके से इनकी टाइमिंग चली है। हड़प्पा में फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो हुई वो कौन सी साइट पे हुई, इनकी बात करें। साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइट के साथ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। किसने खोजा ये इंपॉर्टेंट है, किस नदी या फिर आसपास कौन सी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन थी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहां पर प्राप्त क्या हुआ ये जरूरी है। एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आएंगे, तो हमें एक एक चीज पर बड़ा ध्यान देना है, हम एक एक साइट को एनालाइज करते जाएंगे। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है वो पहली आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको डिस्कवर किया गया था 1921। नाम था एक्सकेवेटर का दयाराम साहनी। नाम याद रखना है, ये रावी नदी जो है उसके किनारे पे या उसके पास में ये साइट मिलती है। आज के समय कहां पर है ये, जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पर मिलता है। यहां पर आपको क्या क्या प्राप्त होता है, तो यहां पर आपको मिलेंगी ग्रेनरी। अब ग्रेनरी का मायना क्या होता है ये समझिए, जहां पर अनाज को आप रखते हैं, स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी उसमें अनाज भरपूर था। आप सेविंग्स कब करते हैं, आप पैसा कब बचाते हैं, या फिर आप बैंक में पैसा कब डाल पाएंगे, जब आपके खर्चे होने के बाद भी पैसा बच रहा है। और यहां ग्रेनरीज है, इसका मतलब यह है कि ये जो फार्मिंग कर रहे थे वो सिर्फ सब्सटेंटिव फार्मिंग नहीं थी कि जितना पकाया या फिर जितना उगाया उतना खा लिया। इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से ग्रेनरी में चीजों को स्टोर कर रहे हैं। रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो मिलता है। टॉर्सो का मायना क्या होता है, टॉर्सो का मतलब होता है धड़। जो धड़ होता है शरीर का, जिसमें से आप गर्दन हटा दीजिए और नीचे पैर हटा दीजिए, इतना जो पोर्शन होगा गर्दन से लेकर आपकी कमर तक का, उसको धड़ कहते हैं। और रेड कलर के सैंडस्टोन का आपको मेल टॉर्सो देखने मिलता है। पत्थर के सिंबल मिलते हैं लिंग और योनि के, तो इससे यह समझ में आता है कि हो सकता है लिंग या योनि की पूजा करी जाती हो। साथ में पेंटेड पॉटरी मिलेगी, जो बर्तन मिलने वाले हैं मिट्टी के, उसके ऊपर काफी ज्यादा सुंदर पेंटिंग्स वगैरह, आपको ज्योमेट्रिकल फिगरीन्स और ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। मदर गॉडेस का टेराकोटा का एक छोटा सा मूर्ति मिलती है। डाइस जो होती है, आपने देखा होगा डाइस हम खेलते हैं, जब सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, आपने लॉकडाउन में काफी खेला होगा, तो उसमें यहां पर 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा, 6 तक लिखे रहते हैं, वो वहां पर देखने मिलता है। और सिमेट्री नंबर R37 जो सिमेट्री है वो भी मिलती है। अब R37 रेलेवेंट क्यों हो जाती है इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, पर इतनी खबर आप याद रखें क्योंकि आपसे डायरेक्ट सवाल यही पूछे जा सकते हैं। मैथ्स द कॉलम करा लिया जाएगा आपसे कि ये चीज कहां मिली थी, कौन सी साइट पे मिली थी, वो आपको याद रखना है। या फिर आपको फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि ये चीज यहां पर मिली थी या नहीं। अगर आपसे पूछ लिया जाए द मदर गॉडेस स्टैचू वाज फाउंड इन मोहनजोदारो, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि वो मदर गॉडेस का जो स्टैचू है या फिर एक छोटा सा जो फिगरीन है वो आपको हड़प्पा में मिलती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट साइट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था वो है मोहनजोदारो, पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस। ये इंपॉर्टेंट बात है। नदी इंडस सिंधु नदी के पास में ये मिलेगा। एक्सकेवेटर कौन है याद रखना है, R.D. बनर्जी 1922 में, ई मैके और काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल, ये सब एक्सकेवेशन करते हैं 1922 1930। ये कुछ तारीखें हैं जो आपको क्रोनोलॉजी में जमाने में आपको थोड़ा सा आसानी ला देगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोनोलॉजी में डिस्कवरी या एक्सकेवेशन की क्रोनोलॉजी में ये सारी साइट्स को जमाना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में इस तरीके के सवाल आने लगे, तो उस जगह आपको हड़प्पा को सबसे ऊपर रखना है 1921, और उसके बाद मोहनजोदारो आएगा। इसके बाद मोहनजोदारो में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंडस सिविलाइजेशन जो है वो मोहनजोदारो में मिली। पहली बात, पोस्ट क्रिमेशन बरियल। अब क्रिमेशन मतलब क्या होता है, जब जो शरीर होता है उसको आप जला देते हैं, उसके बाद जो राख बचती है उसको एक लोटे में बंद करके उसको गड़ा दिया जाता है, इसको आप कहते हैं पोस्ट क्रिमेशन बरियल। इसके आपको साक्ष्य मिलते हैं वहां पर। ग्रेनरी बहुत बड़ी मिलती है, मतलब बड़ा गोदाम मिलता है अनाज का। इसका मतलब यह है कि मोहनजोदारो में भी अच्छी खासी प्रोडक्शन हो रही थी और सरप्लस प्रोडक्शन हो रही थी, जिसको स्टोर करा जाता था। हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि ग्रेनरी को में स्टोर क्यों करा जा रहा है, इसका क्या फायदा होता था।
बड़ा सा कुंड मिलेगा, एक स्नान के लिए ग्रेट बाथ जिसको कहते हैं वो मिलता है। अब आप स्विमिंग पूल अगर आपने देखा तो आपको स्विमिंग पूल से एक बात समझ में आती है कि स्विमिंग पूल का अंदर पूरा टाइल्स से बना होता है, वाटर सीलिंग होती है। अगर वाटर सीलिंग नहीं होगी तो वो पानी तो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं आज से 5000 साल पहले की, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले अगर वाटर सीलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में इनको जानकारी थी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ सिविलाइजेशन। साथ में सील मिलती हैं, छोटी छोटी आपको सील मिलेंगी इस तरीके की, जो आज आप देखते होंगे स्टैंप लगा दी जाती है, सील लगाई जाती है, वो एक डिफरेंट डिजाइन की सील मिला करती थी जिसको ये ताबीज के तौर पे पहनते थे, गले में माला के तौर पे पहनेंगे या फिर आईडी कार्ड के तरीके से इसको यूज करते थे। इसके अलावा जो सील मिली है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सील है जिसको आप प्रोटोशिवा या पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो सील है उसमें एक पर्सन बैठे हैं पालथी मारकर। योगी की पोजीशन जो होती है, जब आप योगा करते हैं या फिर आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन वाली पोजीशन में बैठे हैं, सर पे जो उनका हेड गियर है उसमें सींग है और आसपास जानवर हैं, जिसकी वजह से इनको पशुपतिनाथ कह दिया जाता है। मदर गॉडेस और ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल भी आपको मोहनजोदारो में ही देखने मिलती है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं दूसरी साइड पे, तो वो है चनुदारो। ये आपको मोहनजोदारो के पास में मिलने वाली है, सिंध प्रोविंस में। ये भी सिंधु नदी के पास में है और एक्सकेवेट करी गई थी एनजी मजूमदार 1931 और ई मैके के द्वारा। यहां पर आपको इंक पॉट देखने मिलता है, लिपस्टिक देखने मिलता है और यहां पर मेटल का भी काम किया जाता था। शेल के ऑर्नामेंट्स, मतलब जो कौड़ी वगैरह होती हैं जो आपको मिलती हैं समुद्र के पास में, उनका काम होता था। मन के होते हैं बीड्स, बीड्स की को बनाने का या फिर उससे माला बनाने का जो काम है, इस तरीके से जो बीड्स होती है उसकी माला बनाने का भी जो काम है वो यहां होता था। कुत्ते के जो हाथ के निशान होते हैं, जो पॉ होता है उसका, इस तरीके से आपने कुत्ते का अगर पैर देखा हो तो ऐसा रहता है, ये 1 2 और ये इस तरीके से एक बड़ा सा ऐसे, तो कुत्ते के पैर के जो निशान है वो भी देखने मिलते हैं। एक ईंट के ऊपर कुत्ते के पैर के निशान। टेराकोटा के मॉडल जो मिले हैं, बैलगाड़ी के मॉडल मिले हैं मिट्टी के बने हुए, और ब्रॉन्ज के टॉयज मिले हैं, खिलौने मिले हैं ब्रॉन्ज के। अब ब्रॉन्ज का खिलौना बनाना अपने आप में बहुत ही टेढ़ा काम है, लेकिन वो करा जा रहा है। मतलब इनके पास टेक्निक थी किसी भी खिलौने को शेप देने का, मेटल शेपिंग की भी टेक्निक थी और अलॉइंग अलॉइंग की भी प्रॉपर टेक्निक हुआ करती थी। इसके बाद दूसरी साइड पे आए तो वो है लोथल, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे जो गल्फ ऑफ कैम्बे है वहां पर। यहां जो रिवर है उसका नाम है भोगवा, और साबरमती जो रिवर है, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे आपको लोथल मिलने वाली है। एक्सकेवेट करी गई थी ये एस राव के द्वारा 1953 में। तो आप देखिए, आप धीरे धीरे आपको क्रोनोलॉजी भी समझ में आ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो लोथल में आपको क्या क्या मिलता है। नेवल ट्रेड साइट थी, क्योंकि ये पोर्ट सिटी जो है, इससे व्यापार होने वाला है, चीजें एक्सपोर्ट भी होंगी और चीजें इंपोर्ट भी होंगी। क्रिमेशन साइट मिलती है, जहां पर क्रिमेट करा जाता है, जहां पर अंतिम संस्कार करा जाता है, वो जगह मिलती है। डॉकयार्ड भी मिलेगी आपको, जहां पर जहाज आते होंगे तो डॉक करते होंगे, जहाजों को आप बांध सकते हैं। फिर ग्रेनरी मिलती है, जो ग्रेनरी की हम बात कर चुके हैं, चाहे हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदारो की, आपको ग्रेनरी मिल रही है। इसके साथ में राइस हस्क, राइस हस्क मतलब चावल के ऊपर का जो छिलका होता है वो आपको देखने मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनके लोगों को चावल के बारे में पता था। डबल बरियल की साइट मिलती है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों को बरी करा गया था साथ में, ये भी आपको लोथल में मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, यहां से पूछा जा सकता है कि डबल बरियल साइट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट पर पाई गई, और उसका जवाब होगा लोथल। आइवरी के स्केल्स भी मिले हैं। आइवरी जो होता है, हाथी दांत वगैरह जो होते हैं, उसकी भी जानकारी यहां से मिलती है। इसके बाद एक और साइट आती है जिसका नाम है ढोलावीरा, जो कि गुजरात में है, लूनी नदी के पास में। इसको एक्सकेवेट किया गया था आर बिष्ट के द्वारा 1985 में, जो कि एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से हमें बताया है। लेकिन कुछ किताबें कहती हैं कि जीपी जोशी जो है उन्होंने 1990 और 91 में करा था। हालांकि हम ज्यादा तथ्य या फिर ज्यादा अगर हम देखें तो हम एनसीईआरटी की तरफ झुकाव रखते हैं, और यहां पर आर बिष्ट जो है उनका नाम चलता है 1985 में। क्या क्या मिलता है यहां पर, तो एक यूनिक तरीके से आप पानी को इरिगेशन के लिए और यूज करने के लिए कर सकते हैं, वो हार्नेसिंग सिस्टम यहां पर मिलता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के, अगर ज्यादा पानी आ जाएगा बारिश में, इस तरीके की दिक्कत होगी तो उसको आप ड्रेन कर सकते हैं, वो व्यवस्था थी। एक साइट जो है पर्टिकुलरली ढोलावीरा जो है वो अपने आप में 3 सेक्शंस में डिवाइडेड थी। इसके अलावा आप हड़प्पा या मोहनजोदारो की बात करें तो वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहती थी। एक सिटाडेल रहता था और एक रिहायशी इलाका सामान्य लोगों के लिए जो रहता है वो रहता था। पर ढोलावीरा में 3 अलग अलग सेक्शंस आपको मिलेंगे। मेगालिथिक स्टोन सर्कल मिलता है और जाइंट वाटर रिजर्वायर भी यहां पर मिलेगा, एक बड़ा सा पानी का कुंड भी मिलेगा। और मेगालिथिक स्टोन सर्कल मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े पत्थर जो है वो रख के एक गोला सा बनाया जाएगा, वो आपको ढोलावीरा में देखने मिलेगा। ये एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं आपको अपने मन में बिठाल के रखनी है, क्योंकि इससे सवाल बनेंगे। सीधे हाथ पे आप देखिए, ये इस तरीके से हुआ करता था। ये डॉकयार्ड है, यहाँ पर छोटी नाव आ रही हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी नाव भी आएंगी, और ये फैक्ट्रीज जैसी हुआ करती थी, जहां पर ये सामान जो है वो रखेंगे, लोड करेंगे, अनलोड करेंगे, वो तमाम चीजें हुआ करती थी।
यहां पर आप मैप में देखिए, हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदारो, चन्हूदारो, लोथल और बिराना और राखीगढ़ी, ये सारी जो साइट्स है आपको याद रखनी है। अगर आपसे नॉर्थ टू साउथ जमाने आए तब भी आपको ये सवाल का जवाब आना चाहिए। हड़प्पा जो है आपको नॉर्दर्न मोस्ट देखने मिल रही है, उसके अलावा आप देखें तो एक एक करके आप देख सकते हैं। लोथल और लोथल के बाद ही पास आपको डोलावीरा भी मिल जाएगी। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं सुरकोटरा के बारे में, जो कि गुजरात में मिलती है। इस साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक्सकेवेटर जो है वो है जीपी जोशी, 1964 में एक्सकेवेट करते हैं। ये सिर्फ एक ऐसी जगह है, ओनली साइट है जहां पर घोड़े की हड्डियां मिली हैं, तो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ओवल ग्रेव मिली है, जो ग्रेव है या फिर जो आप कहते हैं मकबरा या टूम्ब कहते हैं उस तरीके से, वो आपको अंडाकार की मिली है। तो चौकोर नहीं मिलेगी, गोल नहीं मिलेगी, यहां पर ओवल मिल रही है। पॉट बरियल होने वाला है, मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी अवशेष हैं, उनको एक लोटे में बंद करके उसको गड़ा दिया जाता है। इसके अलावा सोल्जर के सिग्नेचर्स भी मिले आपको, जो पॉट शर्ट्स हैं, मतलब छोटे मोटे जो टुकड़े हैं उस मटके के या उस पॉट के, उसमें आपको साइंस मिलते हैं सोल्जर के। इस तरीके से सुरकोटरा इंपॉर्टेंट हो जाती है, घोड़े की वजह से, ओवल ग्रेव की वजह से और पॉट बरियल की वजह से। कालीबंगन, जो कि काली मतलब होता है ब्लैक और बैंगल को बंगन कहते हैं, तो ये राजस्थान में घग्गर नदी के पास में ये साइट थी। एक्सकेवेटर का नाम है अमलानंद घोष, 1953 में, और इसके साथ में डॉक्टर बीबी लाल और डॉक्टर बी के तापर 1961 में इनका योगदान है कालीबंगन को एक्सकेवेट करने में। यहां पर अब कालीबंगन है, मतलब बैंगल तो होगा कहीं ना कहीं, और बैंगल यहां पर बनाई जाती थी, बैंगल फैक्ट्री हुआ करती थी। प्लॉइंग होती थी फील्ड्स की, जो आपके खेत है उनकी प्लॉइंग देखने मिलती है, और यहां पर अवशेष मिले हैं जिससे समझ में आता है कि इनके पास प्लॉइंग की टेक्निक्स थी। हड्डियां मिली हैं ऊंट की, इससे समझ में आता है कि इनको ऊंट के बारे में जानकारी थी, और साथ में एक कुंड मिला है। अब एक कुंड जो हवन कुंड है वो मिला है, और इससे कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि रिचुअल प्रैक्टिस जो होती थी, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस या फिर यज्ञ या फिर कुछ ना कुछ इस तरीके का हुआ करता होगा, और इसी वजह से ये हवन कुंड या फिर फायर अल्टर वहां पर है। साथ में पेयर्ड टूम्स मिले हैं, मतलब जोड़े में आपको मकबरे मिले हैं। वो कहां मिले हैं? कालीबंगन में। कालीबंगन के बाद हम बात करेंगे बनावली की, जो आपको हरियाणा में मिलता है, घग्गर नदी के पास। 1973-74 में आरएस बिष्ट इसको एक्सकेवेट करते हैं, और यहां पर आपको एक हल जो प्लॉ होता है, देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा, ये होता है, इस तरीके से डिजाइन होती है हल की, और ये आपको टेराकोटा का मतलब मिट्टी का बना हुआ आपको हल देखने मिलेगा। ओवल शेप्ड सेटलमेंट, मतलब जो गांव है उसमें इस तरीके से मकान बनाए जाएंगे, ये जैसे अंडाकार में यहां पर कोने कोने में ऐसे मकान बना दिए गए, ये आपको देखने मिलेगा। सिस्टमैटिक ड्रेनेज नहीं था, मतलब नालियां जो है वो प्रॉपर सिस्टमैटिक नहीं थी। अब अगर लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा था, और वो कहां था, वो आप हड़प्पा और मोहनजोदारो की जब हम बात करेंगे, स्पष्ट रूप से हम चर्चा करेंगे सिटी प्लानिंग की, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आपको ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अनाज की बात करें तो बार्ली जो ग्रेन है, इसके बारे में हमें पता चलता है। लेपिस लजुली जो एक इंपॉर्टेंट स्टोन है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। हवन कुंड यहां पे भी था, और सिर्फ एक ऐसी सिटी है जिसमें आपको रेडियल स्ट्रीट्स मिलती हैं। अब ये रेडियल स्ट्रीट्स क्या होती हैं ये समझिए। जैसे आपने गाड़ी का टायर देखा है, मोटरसाइकिल का, उसमें इस तरीके से स्पोक होते हैं, ये जो है इसको ही आप रेडियल डिजाइन कहते हैं। आपने अगर ज्योग्राफी में एक टर्म आता है, जब आप रिवर की बात करते हैं, तो एक रेडियल फ्लोइंग रिवर होती है, एंटीसीडेंट्स होती हैं और एंगुलर रिवर्स होती हैं। इस तरीके से जो रिवर है, जिस तरीके से वो अपना डिजाइन ऑफ फ्लो रहता है, उस हिसाब से आप उसको डिफाइन करते हैं। तो ये जो रेडियल इस तरीके की स्ट्रीट्स थी, मतलब आपको एक गोला है उससे बहुत सारी स्ट्रीट्स गई थी। और इसके अलावा, इसके अवज में अगर आप देखें तो मोहनजोदारो हड़प्पा में आपको 90 डिग्री पे स्ट्रीट्स काटते हुए दिखेंगी। तो ये एक डिफरेंस है बनावली में और दूसरी हड़प्पन साइट में। तो जितने भी ओनली वाली चीजें हैं, चाहे घोड़ा कहां मिला, तो सुटकोटरा जो है वो ओनली वाली चीज है, उसको याद रखना है। बनावली में रेडियल स्ट्रीट सिर्फ बनावली में, इसलिए ये भी याद रखने वाली बात हो जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो बनावली का जो इंपॉर्टेंस है वो प्री हड़प्पन साइट में भी बना हुआ था। मैच्योर हुई जब हड़प्पा, तब भी उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ, और इसी तरीके से लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन तक बनावली एक इंपॉर्टेंट सिटी बनी रहती है, जो कि हरियाणा में है। तो हमने कालीबंगन राजस्थान और बनावली हरियाणा देख लिया है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए ढोलावीरा में इस तरीके से पानी को स्टोर करके रखने के लिए कुंड या फिर टैंक की व्यवस्था करी गई थी। इसके बाद हम बात करें, एक और साइट है जो इंडिया में, उसका नाम है रोपर, जो कि पंजाब में सतलज नदी के पास आपको देखने मिलेगी, और वाईडी शर्मा ने 1955-56 में इसको एक्सकेवेट किया। यहां पर आपको कुत्ते के अवशेष मिलेंगे, कुत्ते को गड़ाया गया था, और ह्यूमन की भी ओवल पिट मिलेगी, मतलब कुत्ता और इंसान दोनों को गड़ाया गया था एक ओवल सी अंडाकार एक कब्र के अंदर। साथ में कॉपर की कुल्हाड़ी भी मिलेगी, और ये पहली ऐसी साइट है जो कि आजाद भारत के समय पर, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद एक्सकेवेट करी गई थी। राखीगढ़ी हरियाणा में,
ये लार्जेस्ट आईवीसी साइट है इंडिया की, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। यहाँ पर आपको ग्रेनरी भी मिलने वाली है, मकबरा या सिमेट्री कहना ज्यादा अच्छा होगा, सेमेटरी। उसके अलावा ड्रेन्स, नालियां मिलेंगी, और टेराकोटा की ब्रिक्स मतलब पकी हुई जो आपको ईंटें मिलती हैं वो भी यहाँ पर राखीगढ़ी में देखने मिलेंगी। और तीनों फेज जो थे आपके, अर्ली फेज, मिडिल फेज जब वो एपोजी पे आता है और कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद आप देखेंगे तो जब डिक्लाइन होता है, लेट हड़प्पन कल्चर जो है, तीनों के आपको अवशेष यहाँ पर राखीगढ़ी में मिलते हैं। और इसी तरीके से हमने आपसे बनावली की भी बात की थी, वो साइट भी हरियाणा में थी और वो भी एक इंपॉर्टेंट सिटी थी, और राखीगढ़ी भी हरियाणा में है और ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी तीनों फेजेस ऑफ हरियाणा जो हड़प्पन कल्चर है वो देखने मिलता है। फिर हम बात करें रंगपुर जो गुजरात में है, लोथल के पास में, ये मादर जो नदी है उसके पास में आपको देखने मिलता है, और एमएस वत्स जो है 1931 में और एसआर राव 1953-54 में एक्सकवेशन करते हैं जगह का। ये जो है ये प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन लेट हड़प्पन कल्चर में इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। साथ में जो बर्तन मिलेंगे, येलो और ग्रे कलर के पॉट्स जो प्री हड़प्पन पीपल यूज करते थे, वो भी आपको रंगपुर में देखने मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर, तो आता है आलमगीरपुर जो कि ईस्टर्न मोस्ट है। हमने अभी आपसे बात की थी कि ट्राइंगुलर जो एक सिविलाइजेशन बसी थी उसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। नदी थी हिंडन और एक्सकेवेट किया गया वाईडी शर्मा के द्वारा। यहां पर आपको जो कॉपर है, कॉपर की एक ब्लेड या फिर ब्लेड को आप समझ सकते हैं चाकू जैसा, उसके टूटे हुए टुकड़े मिले हैं, सेरेमिक के आइटम मिले हैं, और उसके साथ में कपड़े के इंप्रेशन मिले हैं आपको एक मटके के ऊपर, जिससे समझ में आता है कि कपड़ा बनाना भी इनको आ गया था। दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, प्रवारा नदी के पास में, यहां पर हमें दायमाबाद साइट के बारे में पता चलता है। इसको एक्सकवेट किया गया था वाईडी शर्मा के द्वारा 1958 में, और ब्रॉन्ज इमेज मिलती है आपको चैरियट की, मतलब रथ की एक ब्रॉन्ज की इमेज आपको देखने मिलेगी। साथ में ऑक्स मतलब सांड, एलिफेंट और राइनोसोरस के बारे में भी हमें जानकारी यहां पर दायमाबाद में मिलती है। कोट दीजी की बात करें जो सिंध पाकिस्तान में है, सिंध नदी के पास में, यहां पर आप देखेंगे तो एक्सकवेट किया गया था। गुरे 1835 में इसको करते हैं, उसके बाद फजल अहमद 1955 में, और यहां पर आपको ब्रॉन्ज इमेजेस मिलेंगी उसी तरीके की जैसी आपको दायमाबाद में मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं और साइट्स को देखते हैं। अगली साइट जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है आपकी अमरी। ये जो अमरी है ये सिंध पाकिस्तान में आपको देखने मिलेगी, सिंध नदी के पास में, और ये भी गुरे और फजल अहमद ने ही एक्सकवेट की थी। प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स आपको यहां देखने मिलेंगी, और जो ट्रांजिशनल कल्चर है प्री और पोस्ट हड़प्पन कल्चर का, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, उसके रिमेन्स और अवशेष यहां मिलेंगे। यहां पर आपको राइनोसोरस के भी अवशेष मिल रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, राइनोसोरस के बारे में जानकारी अच्छी खासी थी। और जो ट्रेसेस हैं जंगर कल्चर के, जो लेट हड़प्पन फायर अल्टर वाला जो कल्चर हुआ करता था, उस सब की जानकारी भी हमें यहां पर मिल जाती है। उसके बाद आता है सुख्ता गंडोर जो कि सिंध पाकिस्तान में है। दख्त या फिर दशक जो नदी है उसके पास में आपको देखने मिलता है। एस्टीन और जॉर्ज डेल्स ने इसको एक्सकेवेट किया था, और यहां पर आपको राख से भरा हुआ एक पॉट, एक मटका मिलता है। उसके अलावा आपको एक कुल्हाड़ी मिलेगी जो कि कॉपर की बनी हुई है, तांबे की कुल्हाड़ी मिलेगी। इसके अलावा अर्दन बैंगल्स मतलब मिट्टी की बनी हुई आपको बैंगल्स, चूड़ियां मिलेगी, पॉटरी मिलेगी। और ये जो सुख्ता गंडोर है ये ओरिजिनली एक पोर्ट सिटी था, पर बाद में आप देखेंगे जिस तरीके से सी जो है ये चेंज करता है अपना कोस्ट, तो उसकी वजह से ये अपलिफ्ट होने की वजह से जो कोस्टल एरिया है ये बाद में अपना रेलेवेंस खो देता है। शुरुआती दौर में सुख्ता गंडोर जो है उनका ट्रेड लिंक माना जाता था, जो बेबीलोन है उनसे इनका व्यापार होता था। फिर हमने आपसे मांदा की बात की थी जो जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के पास में। इसको जीपी जोशी ने 1982 में एक्सकेवेट किया था, और यहां पर आपको वुड मिलती है हिमालयन रीजन से, और साथ में आपको टूटी हुई कॉपर की एक ब्लेड मिलती है, या फिर एक छोटा सा चाकू कह सकते हैं, उसके टुकड़े आपको मिलते हैं कॉपर के। अब हम बात करें जरा टाउन प्लानिंग किस तरीके से होती थी। इंपॉर्टेंट फीचर ये बहुत ज्यादा जरूरी है टाउन प्लानिंग का। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी टाउन प्लानिंग थी।